नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। दीपक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की और बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वहां पर हिंदुओं पर किस तरह से कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के वो नेता जो रोटी सेकने से बाज नहीं आते, मैं बात करूंगा पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनके नेताओं की। वो लोग जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अपनी बात आती है तो ये कहते हैं कि अब कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो परेशानी जो है वो हो रही है। परेशानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ शब्द उन्होंने ऐसे कहे हैं, मैं जिसका यहाँ पर बोल नहीं सकता। दीपक जी मुझे ये बताइए, ये कुछ जो ऐसी पार्टी है या ऐसे लोग कर रहे हैं, देखिए जब 5 अगस्त 2019 के बाद एक देश एक संविधान हुआ था, एक निशान बना था, तो इनडायरेक्टली हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो देश का अटूटा बन चुका था, पहले भी था। लेकिन आज भी वो नेता बाज नहीं आ रहे। कल तक जो मौजूदा सरकार के साथ थे, लेकिन आज विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी बोलने से बाज नहीं आ रहे। क्या कहेंगे सर आप? गुलशन जी नमस्कार और देशवासियों को भी नमस्कार। बात जो आप कह रहे हैं वो जी। थोड़ा सा इलाबोरेट करने में आए तो मैं ऐसे कहूंगा, सबसे पहले तो जो कुछ भी पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जहां की भी किसी भी कंट्री में, चाहे वो बांग्लादेश हो और कहीं हो और कोई पाकिस्तान है, कहीं पे भी है, जी। इसका सारा नैरेटिव कश्मीर से ही सेट होता है। हुँ। ये आवाज कश्मीर से ही जाती है। जी। इसलिए जाती है क्योंकि फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन पे विश्वास रख के वो आगे अपने एजेंडे को चलाते हैं। हुँ। आपने बात की रीजनल पार्टीज की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, जो भी है वहां की रीजनल पार्टीज हैं, उनका एक नैरेटिव, एक बयान देना और ये सब हरकतें हो जाती है। आपने बांग्लादेश के लिए कहा, ये तो ठीक है, हमें भी पता है बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें भी पता है पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन जब ये बयान आते हैं, जब इस तरह के बयान कश्मीर से उठ के आते हैं, कश्मीर से निकल के आते हैं, तो ये बहुत दूरगामी असर छोड़ता है। आप देखिए, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे, छोटी क्या, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये है कि पूरी इंडिया में बैकवर्ड क्लास के लिए, इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है, और महबूबा जी या अपने एनसी के एमएलए लोगों को एजुकेट करते हैं, भाई ये रिजर्वेशन पॉलिसी का हमने प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, जगह सेट होती है, सब कुछ तैयार हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ी सी एक हरकत आ जाती है आदरणीय एलजी साहब से, उनको हाउस अरेस्ट बाहर थोड़ा सा वो लगा देते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो बाहर न निकले क्योंकि हालात खराब हो सकते हैं। तो अगर इतनी सी बात से पूरे विश्व में हालात खराब होने जा रहे हैं, और एक झूठा नैरेटिव, इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को कश्मीर में मारा जा रहा है, मुसलमान को ऐसे किया जा रहा है कश्मीर में, मैं फिर कह रहा हूं कश्मीर में, जब ये आवाज, जब ये बयान आता है बाहर, कहीं पे तो मुसलमान कह नहीं रहा, यूपी में नहीं कह रहा मुसलमान, हैदराबाद में तो नहीं कह रहा मुसलमान इस तरह। तो ये नेता लोग जब असेंबलियों में, जब पार्लियामेंटों में या पर्सनल बयानातों में ऐसी चीज बोल देते हैं, तो एक अजीब तरह की वायलेंस स्टार्ट हो जाती है पूरे विश्व में, और खास करके जहां पे हिंदू बहुत ही माइनॉरिटी में है, बहुत ही माइनॉरिटी में। आप देखिए ना, एक छोटी सी बात की समझने की कोशिश कीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? भाई दीपू दास क्यों मारा गया? दीपू चंद्र दास, वजह एक ही है, वजह एक ही है कि हाँ, हमने ये वायलेंस को इनिशिएट करना है। और मुझे ये लगता है, आज की तारीख में मुझे लगता है, और आज में आप कभी अब बोलोगे शायद मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सारा नैरेटिव ही कश्मीर से सेट हो रहा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, बांग्लादेश की इस लिंचिंग पे ना महबूबा जी का, ना इल्तिजा मुफ्ती का बयान आता है, बल्कि वो कौन सी लिंचिंग की बात कर रहे हैं?
क्राइम तो होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, कहां नहीं क्राइम होता है। बिल्कुल। उसको इंडिया में अगर आप जोड़ रहे हैं तो लिंचिंग के साथ जोड़ रहे हो, और बाहर आप मुझे समझ में ही नहीं आता ये नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं। देखिए, हर समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हो जाता है, पंगा हो गया, दंगा हो गया, कुछ आपस में हमने कुछ कर दिया, किसी को पीट दिया। आप इसको ये कहना चाहती हैं कि यहां पे हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही, आप वो लिंचिंग क्यों नहीं देख रही हैं भाई? आपका बयान उस पर क्यों नहीं आता है भाई? शब्दावली की जो है ना वो सही से नहीं बता रहे थे, शब्दावली सही थी। ये शब्दावली नहीं है, मैं इसको शब्दावली नहीं कहूंगा, ये एक वाकई में एक थ्योरी और एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में। मुझे ये बताइए, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी सब हिंदुस्तान में चल रही है तो आपको महबूबा जी क्या दिक्कत है? आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या दिक्कत है? जब सारे हिंदुस्तान में लागू है तो कश्मीर में क्या प्रॉब्लम आ गई है आपको? रोटी नहीं सेकी जाएगी। क्यों वहां के नौजवानों को आप खामखा में वर्ग ला रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी ऐसा है हिंदुस्तान में, ऐसे सेक्शंस को, ऐसे गरीब लोगों को उठाना नहीं चाहिए, उनको आगे नहीं लाना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए। तो जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो ये अपना साइड करके हाँ हो गया, ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया, सोशल मीडिया पे चल गया। दीपक जी, मैं आपको रोकूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर निकाला जा रहा था, तब तो कोई महबूबा जी नहीं आई थी, तब तो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी। उस वक्त क्यों नहीं बोले ये लोग? आज थोड़ा सा इसी पीडीपी में जब वहां से हमें निकलना पड़ा, जब बंदूकें तो ला चुके थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, जो भी अंदर खाने कर रहे थे। जब बंदूकें सड़कों पे आई तो वो दिन था। और वो शुरुआत कैसे हुई? जब रुबिया सईद का किडनैप हुआ, उन्होंने कहा होम मिनिस्टर की बेटी को हमने अगवा कर दिया। वो ड्रामा भी इन्हीं से रचा गया, इन्हीं का रचा हुआ था। बिल्कुल। उस वक्त जब उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई हम दिखाएंगे दुनिया को, सड़कों पे आए, हथियार लेके आए, हवा में लहराए, हाँ देखो हमने इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा किया है। एंड दैट एब्सोल्यूट ड्रामा वाज क्रिएटेड बाय देम ओनली। वो ड्रामा ही इनका था। मुझे बताइए ना, आज इतने सालों बाद ये चीज सामने आ रही है कि अब रुबिया सईद ने यासीन मलिक को पहचाना। अब पहचाना 36 सालों के बाद। मैं तो कहता हूं और कहता रहूंगा, आप लोगों ने या तो हमें यह समझ रखा कि ये बिल्कुल बेवकूफ हैं, कुछ समझते नहीं, या अगर समझते हैं तो कुछ बोलेंगे नहीं। भाई बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल। 36 साल के बाद हमारी रुबिया सईद जी को ये एहसास हो रहा है, जब कोर्ट में तलब किया गया पहचानो, वो पहचान रही है। अरे उसी दिन बोलती ना, हाँ ठीक है, जब आप छूटी थी बोलती मुझे इससे तो ये मजे नहीं लेता ये यासीन मलिक। मैं तो कह रहा हूं आज भी मजे ले रहा है। आप मुझे बताइए ना गुलशन जी, जेलों में अगर कैदियों को खाना खिलाया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कैदियों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, कैदियों को खाना खिलाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक किया जाता है, ये तो किस पैसे से आता है? भारत के लोगों से आता है ना, हम टैक्स भर रहे हैं ना, टैक्स पेयर के पैसे से। और फिर यासीन मलिक को जो इतना बड़ा द्रोहजयी है, हमको खिलाना है, हमारी मजबूरी हो गई है। हम क्यों खिलाएं भाई? ऐसे लोगों को क्यों खिलाएं? मैं तो आज भी कहता हूं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय होम मिनिस्टर जी, ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं, चुन चुन के दिख रहा है हमारे सामने, उठाइए इनको और डालिए पैराशूट के साथ वहां पे पीओके में, करें वहां पे जो करना है इन्होंने, वहां पर करें पॉलिटिक्स जाकर अपनी, जो भी करना है। हमारे टैक्स के पैसे से यासीन मलिक जी अभी भी जेल में बैठ के रोटी तो खा रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है भूखे होंगे, इलाज चल रहा होगा ना।
मतलब हम टैक्स भरे और पाले इनको। यही तो कितनी हमारी अफसोसजनक बात बदकिस्मती है है। सर, यही तो हमारी बदकिस्मती है सर, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता। नहीं, बदकिस्मती मैं तो क्या कहूं, बदकिस्मती तो हमारी नहीं, हम तो बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये बदकिस्मती हमारी नहीं है, ये बदकिस्मती देश की है जो इन सियासतदानों ने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज की तारीख में देखिए गुलशन जी, मैं कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, हाँ ठीक है, किसी को अगर जेल में डाला गया, जेल का काम है उनको सुधारना, ठीक है, और उस सुधारने में पैसा तो लगना चाहिए, ऐसा तो नहीं पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों के लगाओ जो सुधर सकते हैं, जो सुधरेंगे ही नहीं, जो मान ही नहीं रहे हैं कहीं से कहीं तक, तो उनके साथ क्या किया जाए। हमारा ये पैसा, हम खून पसीना एक करके टैक्स भरते हैं, तो ये पैसा अगर आप यासीन मलिक को खिलाने में लगा लेंगे हम, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात ही नहीं कोई। लेकिन सर आज भी मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, आज भी ये लोग जो पहली 1990 से पहले की भाषा बोलते थे, आज भी वही भाषा है, भाषाओं का चयन नहीं जा रहा, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए लोगों का नाम लिया जा रहा है। हमारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ, हमें पता है ऐसा हुआ है, हमने भी उसकी निंदा की है, लेकिन आप ये भी तो बोलिए ना, हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में जो कुछ आ रहा है उसकी निंदा नहीं करेंगे ये कभी भी। करनी ही नहीं है ना ये। आप ये देखिए, जिस जगह पे, जिस दिमाग में एक जहाद को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसे दिमाग हूं, जैसे हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, उसमें मैं कहता हूं डॉक्टर फारूक साहब भी हैं, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जी भी हैं, और अपनी महबूबा मुफ्ती जी है। मेरे हिसाब से अगर मैं इस्लाम को समझता हूं, अगर मैं इस्लाम, हालांकि मैं हिंदू हूं, मगर अगर मैं इस्लाम की बात को समझूं, आप बताइए मुझे जहाद क्या है। जरा गुलशन जी आपसे पूछते हैं जहाद क्या है, और उनको बाद में बताते हैं, मैं बताता हूं उनको जहाद क्या है। गुलशन जी, आपके अंदर में अगर एक बुरी आदत है, आप मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, पीते हैं, ठीक है, ह्यूमन है, इंसान है, हाँ भाई पी रहा है, और अचानक से आपको ये आ जाए कि नहीं यार मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, और उसके लिए आप काम करें, तो ये तो जहाद है, इसको तो जहाद कहेंगे। आप जहाद किसको कह रहे हैं? हिंदुओं को मारो, हिंदुओं की बेटियों का रेप करो, आप नारे लगाते हो हिंदुस्तान बटने रोस बटने उसान, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा जहाद कर रहे हो आप? क्या इस्लाम में यही लिखा है क्या? ये जहाद की परिभाषा है क्या इस्लाम में? मैं तो समझता हूं नहीं होगी, क्योंकि मैं तो इतना जानकार नहीं हूं, मैं तो समझता हूं नहीं होगी। जहाद का मतलब आपको अपने समाज की अपनी बुराइयों से लड़ना है, वो जहाद है। आप इस जहाद को नैरेटिव सेट करके कश्मीर में कहां पे ले जा रहे हो? बयान आप कश्मीर में दे रहे हो, दंगे बाद में कहीं और हो जाते हैं। तो ये मुझे न, देखिए ऐसा है, अगर ये लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है सबसे पहले तो ये अपने इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन इसमें एक चीज है ना, जो लोग अपने घर से, जो कश्मीर से अपना शॉल, कंबल, छोटी मोटी चीज लेकर, अखरोट लेकर या ड्राई फ्रूट लेकर बेचने निकला है, बेच रहा है, अब जब उसके साथ कोई मार पिटाई होती है, कुछ भी, एमएचए ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसमें इंटरवीन कर एफआईआर लॉन्च करेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, इन लोगों को उन पर यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन भी तो करना पड़ेगा ना। आप सबसे पहले मूल मुद्दे पे आइए। आपने एक बयान सेट कर दिया, इस्लाम खतरे में है, जहाद करो, ये करो, वो करो। एक नैरेटिव जब ये पूरे देश में जाता है, तो जिस देश की आबादी ही 140 करोड़ है,
उसमें से कश्मीर के लोग अगर ऐसे बयान देंगे तो देश की भावनाओं में उन लोगों पे भी असर पड़ेगा जो इधर की तरफ भी है, बोलते हैं भाई क्या याद है। फिर आप कहते हो जी हाँ पीटा जाता है। मुझे एक चीज बताइए, आप किसी कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ठीक, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, अब उस कॉलेज में इंडिया मैच पाकिस्तान मैच लग जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप क्या कर रहे हो? यू आर वायलेटिंग दैट। फिर कहते हो नहीं कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया, वहां तो बढ़ेगी फिर। तो क्या आप बताइए ना, इसमें क्या कर सकता है भारत, क्या कर सकता है? तो आप तो हरकतें यही कर रहे हो। तो ये एक्चुअली क्या है गुलशन जी, इन लोगों ने सेट कर रखा है, इन्होंने ये एजेंडा चलाना है, नैरेटिव सेट कर रखा है। हाँ इन्होंने ये चलाना है, ये कहेंगे हाँ इनको तो सूट करता है। अगर आप किसी शॉल वाले को बाहर डांट दो या कुछ कह दो तो हाँ इनको पता है हमने ये काम कर दिया, अब इसका रिएक्शन उसी पे आएगा। देखिए जब शॉल वाले के साथ कुछ हुआ था तो मैं ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनके लिए खबर की थी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने बीवी बच्चे के लिए पैसे कमाने गया है, अपने घर की परवरिश बच्चों के लिए पैसे कमाने गया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने खबर की थी। लेकिन वो खबर अलग थी, लेकिन इनका नैरेटिव जो है वो अलग है, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं सर उनके ऊपर। हाँ गुलशन जी वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, आप अपने बच्चों को, पॉलिटिकल लीडर्स इन कश्मीर, उनके ये सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों को अगर गलत सिखाओगे तो उसका तो गलत नतीजा निकलेगा कहीं ना कहीं। हाँ छोटा अभी तो कम निकल रहा, शायद आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार भी तो आप हैं। वो कहते हैं ना आप सर, कहां पे हो? बीज, वो कहते हैं ना बीज बो बबूल का तो फूल कहां से पाए। हाँ तो है ही, वो चीजें हैं सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कश्मीर के शालों का बिजनेस कश्मीर में कितना चलता है जी? नहीं, बिजनेस तो यहाँ पे जब वो बाहर आते हैं, बाहर के स्टेटों में जाते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर तभी तो आएगा ना। बिल्कुल। अब वो क्या करते हैं जी, वो आते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन शाल खरीदेगी, यहाँ की पॉपुलेशन कश्मीर विजिट करने जाती है, फिर आप कश्मीर में क्या करते हो? फिर अमरनाथ यात्रा पे हमला कर देते हो। अब फिर बोलते हो हाँ जी, जब एक्शन हो जाता है मुसलमान खतरे में आ गया जी, इस्लाम खतरे में आ गया। भाई हम क्या करें अब? भाई आप आगे सामने आ रहे हो, मुझे बताओ ना, वो पहलगाम के जो लोग मारे गए, शहीद हुए वहां पे, वो तो कश्मीर घूमने आए थे, बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, उनका क्या गुनाह था भाई? और फिर ये भी तो बताइए इस्लाम कैसे और कहां खतरे में? जरा इनसे पूछिए गुलशन जी, किसी दिन बुलाइए महबूबा जी को। दीपक जी, लेकिन मैं उसमें जो बात आपने बोली ना, पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसमें मैं सिक्योरिटी फेलियर मानूंगा, सिक्योरिटी का फेलियर था, क्योंकि सिक्योरिटी 81-82 डेज के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी ने माना कि सिक्योरिटी फेलियर था। देखिए अगर सिक्योरिटी खाली फेलियर था सिक्योरिटी नहीं, अगर इंटेलिजेंस आपके प्रॉपर थी तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, प्रॉपर थी तब भी नहीं कर पाए आप। बिल्कुल, आप ये कहते हो, सरकारें हमारी ये कहती हैं कि हाँ ओवरग्राउंड वर्कर है, हम भी समझ सकते हैं ओवरग्राउंड वर्कर है, लेकिन क्या हिंदुस्तान जैसे देश में ये ओवरग्राउंड वर्कर काबू नहीं आ सकते क्या? सब कुछ। मैं तो कहता हूं पहले तो इन नेताओं को डालिए वहां पे पीओके में, जो ये बोलते हैं, ये बकवास करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर अपने आप काबू में आएगा। वो विल पावर तो दिखाइए। अगर महबूबा जी आपको भारत की धरती पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो उस जगह जाइए ना जहां पे आप सांस ले, जाइए पाकिस्तान में, जाइए पीओके में। आप यहां पे क्यों हालात खराब करवाना चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर क्यों करवाना चाहते हैं, ये बताइए मुझे। आज मैं सवाल में एक और पूछता हूं, जब जब भी ये गवर्नमेंट बनी 90 के बाद जम्मू कश्मीर में, क्या कोई बिल लाया आपने? कश्मीरी पुर्तों को कहना पड़ रहा है रिहेबिलिटेट करो, आप कोई बिल लाए रिहेबिलिटेशन के लिए एज चीफ मिनिस्टर?
असेंबली में रखा कोई बिल नहीं, कल एक नोटिफिकेशन जारी की गई है मनोज सिन्हा द्वारा, एलजी द्वारा। उसमें कहा गया अगर कोई सरकार बिल लाना चाहती है तो उन बिल्स के लिए पहली नोटिफिकेशन जो है वो देनी पड़ेगी, फिर जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में जब एलजी साहब का भाषण हो जाएगा उसके बाद वो बिल लाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपने बोला कश्मीरी पंथों के लिए कोई बिल नहीं लाया गया, लेकिन अब ला सकते हैं, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकता है, वहां पर अगर राज्यसभा में बिल आ सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? प्राइवेट बिल ही सही, कम से कम बात ये तो करे कोई। एलजी के कहने से नहीं, ये तो वैसे लाना चाहिए इनको भाई। इनकी स्टेट में प्रॉब्लम है, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ है साहब। नहीं मैं लाएंगे सर, सेंटर की बात नहीं तो बाद में करूंगा। नहीं बोलेंगे सर, आपके लिए नहीं बोलेंगे ये लोग। ये सिर्फ रोटी सेकने आते हैं। वोट लेना है इनको कश्मीरी पंथों का। वोट देखिए, आप चाहे जम्मू में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, वोट आपका उन्होंने लेना है, लेकिन आपको उस वोट का जो फायदा है वो नहीं देना है। वही फायदा जो मिल रहा है ये पहले से वही मिल रहा है, और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए चलिए ठीक है, माना, मैंने ये भी माना हाँ, नहीं फायदा देना है, कोई बात नहीं। हाँ। ये हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके दिल में अगर कुछ और है, लेकिन जबान से तो कम से कम इतना करो कि लोगों को लगे कि हाँ ये लोगों के लिए हो रहा है। आपकी जबान भी उल्टी चलती है। बिल्कुल। गुलशन जी, अगर आपके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना है कि यार दीपक गलत है, दीपक का यह है, दीपक का वो है, तो कम से कम ये जबान पे तो नहीं होना। जबान पे तो आप ऐसी चीज लाई कि दीपक को लगे नहीं है यार गुलशन जी काम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। ये तो हमारे हालात हो चुके हैं। और फिर कहते हैं जी ऐसा है, ये है, मोदी जी को गालियां, अमित शाह जी को गालियां, बीजेपी को गाली का मतलब तो वही है। वो कहेंगे हमने तो नहीं दिया, फिर आ जाएगा नैरेटिव, हमने तो मोदी जी को कुछ, हमने तो बीजेपी को कहा। बीजेपी तो यही है भाई। ना आपको काम करना है, ना आपने काम आना है, ना तो काम ठीक करने है फिर देना उठा है, के फेंक दीजिए। ना काम करने देना है। ना काम करने देना, तो फिर ऐसे लोगों को फेंकिए ना पीओके में। वहां पे लोग जूझ रहे हैं, उनको शायद ये समझ में आ जाएगी इनकी लीडरशिप क्या है, हो सकता है उनका भला हो जाए। ये माननीय मोदी जी कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरा तो आग्रह है मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से तो मेरा आग्रह है। आप ये देखिए, ट्रिपल तलाक का बिल मत जोड़िए इसको किसी मजहब के साथ, किसी भी मजहब में, हिंदू मजहब में भी हो, तो ये तो गलत ही है ना जी। आप बिना पूछे खामखा में ट्रिपल तलाक, अगर मैं भी कर रहा हूं ये हिंदू होके, तो मैं भी तो गलत ही हूं। अगर ये सरकार ने बिल लाया तो इससे इस्लाम पे क्या खतरा हो गया? ओवैसी जी चला रहे हैं, पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, इस्लाम पे खतरा हो गया भाई? कौन सा खतरा हो गया भाई? कमी है ना ये। मुझे बताओ कितनी ऐसे केसेस हैं आज भी, अगर आप इन चीजों का सर्वे करोगे तो आप इसमें खाली मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसलमान है, बहुत सारे जनजातियां, बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इस ट्रिपल तलाक या मुंह से खाली तलाक बोलने के बाद आपने तलाक तलाक कर दिया, तलाक दे दिया, तो आप ये देखिए कितने जीवन आप नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बेटियों की जिंदगी क्या बन रही है? हाँ जी हो गया जी, बस इस्लाम खतरे में। अब वक्फ बिल आया पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट उसका किया गया, गलत अगर जमीनें एक्वायर की किसी भी मजहब की हो, मैं कर रहा हूं, मैं तो बाहर जाके किसी पार्क में कब्जा करूं, मैं हिंदू हूं, क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। पर मैं नरेटिव सेट करना है मुझे, वक्फ बिल आ गया जी, मुसलमान खतरे में। अब काहे को खतरे में आ गए भाई? मतलब ये सुधार की तरफ जाना ही नहीं चाहते। कश्मीर की पॉलिटिक्स इसी बात पे सेंट्रिक है, उनको लोगों को वहां से बाहर निकालना नहीं है, इसी जमेले में रखना है उन्होंने। और उसमें हम सब हैं, उसमें हम डोगरे भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, क्योंकि इसी लफड़े में तो पड़े हुए हैं। इस बात का कोई
सर पैर नहीं है जब लोग ये कहते हैं कि हाँ जी बीजेपी को हमने कश्मीर में कुछ भी हो जाए हम मर जाएंगे। वजह क्या है गुलशन जी? अगर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई काम ठीक कर रही तो कश्मीर में क्यों नहीं करेगी? उधर ही भी करेगी, करने दो ना। मैं कहता हूं कांग्रेस कर रही है, मैं कहता हूं पीडीपी कर रही है। अगर काम ठीक करेगी तो हमें तो करने देना चाहिए। अब जब इन अच्छे कामों के लिए, इन ठीक कामों के लिए आप ही अब ऐसी चीजें करते हो तो आपसे देश क्या है और आपसे लोग क्या उम्मीद करेंगे भाई? बिल्कुल। देखिए गुलशन जी, में पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कहूंगा हिंदुओं की समस्या है, मैं ये समस्या कहूंगा जो भी समाज में पढ़े लोग लिखे लोग हैं उन सब की समस्या, वो मुस्लिम समाज में हो, बौद्ध समाज में हो, जैन समाज में हो, वो एक समस्या है कि हम चुप रहते हैं, हम वी आर इन साइलेंस, हम साइलेंस में। मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, साइलेंस फंड्स एंड सपोर्ट्स वायलेंस। बिल्कुल। आप चुप बैठते हो तो आप वायलेंस का बढ़ावा देते हो। बिल्कुल। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई उस दिन महबूबा मुफ्ती जी आप समझ लेना कि क्या क्रांति आने वाली है हिंदुस्तान में। साइलेंस, आप अगर गुलशन जी चुप बैठे, मैं अगर चुप बैठा, दिस मीन्स आई एम सपोर्टिंग वायलेंस। आज अगर कहीं रेप हो रहा है, चाहे कोई भी बच्ची हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, हिंदू की हो, और मैं चुप बैठ जाता हूं तो हम उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा भी समाज। बिल्कुल। देखो जी, एक चीज और भी है ना, वो कहते हैं ना जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा कसूरवार होता है। और इस वक्त कसूरवार है जम्मू कश्मीर के वो लोग। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, देखिए खासकर जम्मू की बात करूंगा। जम्मू खित्ते को नुकसान ही हुआ, चाहे वो पहली कांग्रेस सरकार थी चाहे बीजेपी सरकार। जम्मू खित्ता ना पहले उठ पाया ना अब उठ पाएगा। बच्चों की एजुकेशन, लोग बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बेरोजगार, आपको पता है 2014 के बाद नौकरी तो मिली नहीं। ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य, महबूबा मुफ्ती या उनकी बेटी या उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो ये कहते हैं कि हमारे लोग अगर बाहर काम करने जाते हैं उनको मारा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। पहले भी तो काम होते थे, जब इनकी सरकार में ऐसा कुछ होता था तब तो वो खबरें दबा दी जाती। मैंने गुलशन जी पहले भी कहा, वो कौन सा देश है जहां पे कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन हां देखा यह जाता है क्राइम रेट कहां पे कम है। और अगर ये क्राइम होता भी है तो उसके पीछे तो आप लोगों के बयान आते हैं, आपके तो बयान आते हैं, बिल्कुल। वो करने नहीं देते इस चीज को। मान लो आज एक, या मैं ये कहूं एज हिंदू समुदाय, भाई मैं देखूं किसी शाल वाले को पीटा जा रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूं, रास्ते पे जा रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे अंदर में इतना जिगरा भी है, गुर्दा भी है लोगों के, वो जाए भाई क्यों पीट रहे हो उसको। लेकिन आपके ये बयान तो जो बयान दे रहे हैं आप लोग वहां पे कश्मीर की धरती से, वो तो ये करने ही नहीं देता, पीछे हट जाएंगे लोग। सिंपल सी बात है भाई साहब। आज की तारीख में आप देखिए कश्मीर की पॉलिटिक्स और कश्मीर के बयान आप देखिए तो पूरी हिंदुस्तान में और देश, अलग देशों में भी हेट रेट कितना बढ़ गया हिंदुओं के खिलाफ। ये आपके बयान है। आज मुझे बताइए, मैं तो पूरे देश से कहूंगा, बांग्लादेश ऐसी कंट्री जो हिंदुस्तान के बलबूते पे बना और हिंदुस्तान के बलबूते पे ही चलेगा, आगे भी चलेगा, ऐसे नहीं होगा। मगर एक चीज है, मुझे एक चीज बताइए, आपने हेट रेट इतनी बढ़ा दी कि आपने अधमरे आदमी को जहां पे बांग्लादेश में जिंदा जला गया मजहब के नाम पे, क्यों, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? फिर आप हमसे उम्मीद करते हैं इनको, यार बांग्लादेश में अगर कुछ हुआ है उसका रिएक्शन तो इंडिया में आएगा ना।
फिर आप ये भी उम्मीद करते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस्लाम भी खतरे में लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि हमें दबोचा जा रहा है पिछले 70 सालों से कश्मीर में। मुझे ये बताइए, पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कहां से थी और आपको दबाया कैसे गया? चीफ मिनिस्टर आपके, फिर भी आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, गवर्नेंस आपके हाथ में, हमको दबाया जा रहा है। कहां पे दबाया गया भाई, और किसने दबाया आपको? ये तो सवाल बनता है ना गुलशन जी। बिल्कुल सरकार आपके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, फिर भी कह रहे हो जी हमको दबाया गया। अरे भाई सरकार तो तुम चल रहे, दबा तो तुम रहे हो। आप बताइए ना मुझे, जम्मू से आज तक का एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जम्मू से गया, वहां पे उसने दबिश दे दी, वहां पे उसने दबा, बताइए मुझे एक भी ना। अब हम इसको ये नैरेटिव ना कहे, ये नेगेटिव नैरेटिव ना कहे, तो और क्या कहें? बिल्कुल। बांग्लादेश में देखिए, मैं तो कहता हूं, मैं तो ओपन कहूंगा, बुरा लगे लगने दीजिए, मैं तो देशवासी से कहूंगा, बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पे थी, टेक्सटाइल पे कपड़ा। उन्होंने बूम किया, कपड़ा। बिल्कुल। ठीक है, हम अमेजोन में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सा है बांग्लादेश, हमें तो कंफर्म करना चाहिए, बिल्कुल। हमें तो कंफर्म करना चाहिए, कहीं ये बांग्लादेश से बना हुआ है तो बाइकआउट करना चाहिए। उसकी वजह भी बताता हूं क्यों। आप जो भी ये करते हो, जो भी हमें तो पता नहीं, हम तो इनोसेंट है, हम गए अमेजोन में, हम गए फलानी मॉल में, लेके उठाए, हमें क्या पता यार। ये ब्रांडिंग है आज की तारीख में, ये तो है ग्लोबल मार्केट है। तो मुझे तो ये लगता है जब हम ऐसी चीजें ब्रांड खरीदते हैं, तो हम ये ब्रांड इसीलिए खरीदते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए, इनको पैसा दिया जाए और उनको हिंदुओं को काटा जाए। बैन करो ना इसको, पहले बैन तो बात की बात है, सरकार करेगी, पहले हम बैन करें ना, हमें नहीं खरीदना यार, ये जागरूकता तो लाए। ब्रांड का नाम बताया नहीं जाता कहां से आया वो। अरे सर आप देखिए ना, H&M, ज़ारा, नाइकी, अमेजॉन, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड तो वही काम कर रहे हैं। और वहां पे अगर टेक्सटाइल का बूम है तो दैट मीन्स वो कपड़ा अच्छा बनाते हैं, तो उनका फोकस भी इसी पे होगा। अब करना क्या है उन्होंने, मेड इन बांग्लादेश नहीं लिखना है, यहां पे वहां से बना के भेज दिया। तो हमको अगर इतने जागरूक हुए, मार्किंग नहीं लगानी, अगर नहीं होंगे तो कल को और दिक्कत है। ये पैसा तो जेनोसाइड में लग रहा है। हाँ, ये पैसा तो जेनोसाइड ऑफ हिंदूज में लग रहा है बांग्लादेश में। ये वही वाली बात है, अगर आप पत्थरबाज को एज बिजनेस कर रहा है, वहां पत्थर मार रहा है और कहीं और पे जाकर बिजनेस कर रहा है, उसको पैसे दोगे, वो कश्मीर जाएगा, पत्थर खरीदा, उसी पैसे से वही सिक्योरिटी फोर्सेस पे मारेगा, पैसे तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है ये समय बड़ा ही, मतलब सोच समझ के हमें इन चीजों पे आगे बढ़ना है। ऐसे बयानात कश्मीर से आएंगे, आते रहेंगे, मगर हमें देखना है, ऐसे सभी समाज हमें सोचना हम कर क्या रहे हैं। गुलशन जी, आप स्क्रीन पे नहीं, थोड़ा वक्त भी ज्यादा हो चुका है और नेटवर्क भी जो है वो वीक हो रहा है अभी। तो मैं कोशिश करूंगा आपसे अगले एपिसोड में बात करने की और इन सब पर चर्चा करने की। तब तक हम देखें कि कश्मीर के नेताओं को क्या बयानात आते हैं और क्या क्या आग उगलते हैं, देखेंगे इनका। नहीं, आग जितनी उगलनी थी गुलशन जी उगल दी। समय अब ये आ चुका है, अगर ये भारत की धरती पे अनकंफर्टेबल हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इनको दबाया जा रहा है, इस्लाम को नहीं दबाया जा रहा है, ये इसका मतलब हमको दबाया जा रहा है, का मतलब इन नेताओं को दबाया जा रहा है, तो इनको उठा के डाल दो ना पीओके में। नहीं दबेंगे, वहां पे आजादी के लिए लड़ेंगे पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये चीजें चलिए हैं दीपक गुलशन जी, जी। और आप एक दीपक चीज जी कीजिए गुलशन जी, मैं, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 सर, बोलिए, आप बोलिए। आप पत्रकार लोग जितनी देर तक ये जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक नहीं ये भारतवर्ष में आएगी नहीं। इनके जो ये हिडन एजेंडे हैं, ये जो कम्युनल एजेंडे हैं, इनको एक्सपोज कीजिए। इनविजिबल आइडियाज। हाँ, कहते हैं कुछ है मकसद। अब देखिए ना, वहां पे जाके पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, यहाँ पे मोदी जी के पास जब वो चाहिए होगा फंड, बजट में से चाहिए जी, अब बजट, हाँ, कश्मीर के लिए कितना बजट है, उस वक्त नैरेटिव बदल जाएगा इनका। चलिए देखेंगे कितना नैरेटिव चलता है, कितना बदलता है, देखते हैं वक्त में क्या निकलता है दीपक जी। धन्यवाद करेंगे गुलशन कोशिश। जी, आपके साथ कभी कभी बात होती है तो वाकई में मैं कई बार सोचता भी हूँ कि आप इतनी मतलब बहादुरी से ये पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, या ये ऐसे मुद्दे लाते हैं। मैं वाकई में आपको सैल्यूट भी करता हूँ इन बातों पे। आप उन विषयों पे आते हैं कि कम से कम लोगों को पता तो चले। बिल्कुल, और रियली आई सैल्यूट यू। सच्चाई का पता चल रहा जी सर, सच्चाई है क्या। आप जैसे लोग जो टीआरपी वीआरपी नहीं सोचते, देश के मुद्दे को आगे रखते हैं, उनको तो मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा। चलिए चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो नाइस सर। जय हिंद।